गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 18 नवंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और पहला ही हमारा आर्टिकल है जो बात करता है पीएम न्यू चैलेंजेस एमर्जिंग कंडेम्ड सिविलियन डेथ इन इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पहली बार पब्लिक के सामने आके इस चीज़ की निंदा की है, कंडेम किया है कि जो भी आपका अभी हो रहा है हमास और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में, जो वहाँ पे सिविलियंस की जान जा रही है, वो ठीक बात नहीं है। ठीक है, क्या हो रहा है, आपके सिविलियंस की वहाँ पे डेथ हो रही है, आम जो नागरिक है हॉस्पिटल में है उनकी वहाँ पे डेथ हो रही है, उन लोगों को एड नहीं मिल पा रही है, खाना नहीं मिल पा रहा है, और वैसे भी कहीं ना कहीं आर्मी के अंदर भी उनकी डेथ देखी गई है। तो इस चीज़ पे उन्होंने बात की है। और वर्चुअल जो हमारा समिट हुआ था, मैंने कल इसके बारे में बताया था आपको, ग्लोबल साउथ समिट जो हुआ था इंडिया के अंदर वर्चुअली, उसमें इंडिया ने यहाँ पे ये मुद्दा उठाया था, ये बात बोली थी। खैर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है HC यानी कि हाई कोर्ट क्वेश्चंस हरियाणा लॉ ऑन 75% कोटा इन प्राइवेट जॉब्स टू रेसिडेंट्स डिस्क्रिमिनेटरी। क्या बोल रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब का, देखिए हमें पता है कि कंट्री के अंदर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां का एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, ऐसी एक स्टेट उनमें से है आपकी हरियाणा, और एक ऐसी स्टेट है आपकी पंजाब। इन दोनों स्टेट का हाई कोर्ट एक ही है, जिसको बोला जाता है हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट। ठीक है, चंडीगढ़ में ये आपको मिलेगा। तो ये जो आपका हाई कोर्ट है, इसने ये बोला है कि जो हरियाणा के अंदर अभी 2020 के अंदर हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट एक्ट, क्या आया था आपका, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2022, जो कि बोलता था कि हरियाणा के जो पब्लिक सेक्टर है, जो आपका प्राइवेट जो नौकरियां होंगी, उसके अंदर जो रेसिडेंट्स हरियाणा की है वो 75% लिए जाएंगे। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मान लीजिए 100 कैंडिडेट किसी एक कंपनी को लेने हैं। ठीक है, पहले उनके पास एक ये ऑप्शन होता था कि वो जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली से चले गए हैं, उत्तराखंड से चले गए, कुछ हिमाचल से आ गए हैं, कुछ पंजाब से आ गए हैं, कुछ बिहार से आए हुए हैं, इन सभी कैंडिडेट्स में से जो उनको सुपीरियर लगते थे वो उनको हायर कर लेते थे। लेकिन अब आफ्टर दिस एक्ट क्या हुआ कि आपको 75 लोगों को हरियाणा से ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये कहीं ना कहीं आके हाई कोर्ट को लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये भेदभाव को दिखाता है कि आप 75 लोग आपकी स्टेट के होंगे। अब इसमें प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए। उन्होंने हाई कोर्ट में ये मुद्दा भी दिया था कि अब मान लीजिए वो 75 हमारे लिए इतने अच्छे नहीं है, राइट, उनसे सुपीरियर कोई और हमें लग रहा है, कोई और एक ऐसा इंसान है जो पंजाब से आया हुआ है या जो हिमाचल से आया है, वो हमें ज़्यादा सुपीरियर लग रहा है, हम उसको लेना चाहते हैं, लेकिन अब इस एक्ट की वजह से, इस कानून की वजह से हम ले नहीं पा रहे हैं। खैर ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन मुझे कुछ और आप लोगों को समझाना पड़ेगा। देखिए अब इसको ना थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो अब मैं जो बताने वाली हूँ वो आपको लक्ष्मीकांत की बुक में भी नहीं मिलेगा। मतलब बेसिकली आपको उसके लिए बहुत सारी 3 4 5 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तब वो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये कंसेप्ट है क्या, तो क्यों भेदभाव पड़ा है ये। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के पार्ट 2 के अंदर हाईकोर्ट का क्या बोलना है कि ये पार्ट 3 के साथ संगति में नहीं है, और इसी वजह से ये क्या हो जाता है, असंवैधानिक हो जाता है। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। हम बात करें तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हुआ, तो पहले हम देखते हैं कि पार्ट 2 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो होता है आपका आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक। हमें पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 24 पार्ट्स में बटा हुआ है, पहले वो 22 में था, लेकिन अब और पार्ट्स उसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। इसके अलावा आपका संविधान 12 शेड्यूल्स में बटा हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे ऑलमोस्ट 450 के तकरीबन आपके पास आर्टिकल्स है उसके अंदर। क्यों बोल रही हूँ, क्यों एक नंबर नहीं है, वैसे तो 384 है, लेकिन जैसे कि मान लीजिए आर्टिकल 31A होता है आपका, फिर आर्टिकल 31B होता है आपका, फिर आर्टिकल 31C होता है। तो ये इस तरीके से कुछ जोड़े हुए हैं ABC की कैटेगरी में, जो अमेंडमेंट के बाद जोड़े गए हैं, तो इसीलिए उनकी वो जो संख्या है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल जो आपका 5 से आपका 11 है, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या बोलता है, ये आपका बोलता है सिटीजनशिप के बारे में, कि कोई इंसान भारत का नागरिक कब बनेगा। अब आप कह रहे हैं मैम ये क्या उठा के ले आए हो आप, हम पूछ रहे हैं आपसे कि ये डिस्क्रिमिनेटरी भेदभाव भरा कैसा, और आप चले गए हो सिटीजनशिप पे।
तो थोड़ा सब्र रखिए, यहीं से आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा मुद्दा है क्या। देखिए, जब हम संविधान के पार्ट 2 को पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे हमें नागरिकता के बारे में पता चलता है, सिटीजनशिप के बारे में, कि कोई भी इंसान जो भारत का नागरिक है उसके क्या क्या हक हैं। और वहीं से हमें समझ में आता है कि भारत के अंदर यूएसए की तरह ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। क्या नहीं है? ड्यूअल सिटीजनशिप। अब ये ड्यूअल सिटीजनशिप क्या होगी? ड्यूअल का आपका मतलब होता है दोहरा, यानी कि दोहरे दोहरे नागरिकता अगर आपको मिल जाए तो दो दो नागरिकता नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि भारत में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, यानी भारत का हर एक नागरिक सिर्फ एक देश का नागरिक है, वो किसी स्टेट का नागरिक नहीं है। और यही जो हमारे आर्टिकल्स हैं, यही जो पार्ट 2 है, वो हमारा आर्टिकल नंबर 9 हमें देता है इस चीज़ की सलाह कि आपका जो पूरे के पूरे जो नागरिक है ना, कोई भी, मतलब आप किसी स्टेट के नागरिक नहीं हो, किसी आप बेसिकली हरियाणा के सिर्फ नागरिक नहीं हो, आप नागरिक हो इंडिया के, आप नागरिक हो भारत के। यूएसए में इससे उल्टा होता है। जब ड्यूअल सिटीजनशिप की बात यूएसए में आती है तो वहाँ पे होता है कि आप, क्योंकि वो फेडरेशन ऑफ स्टेट है, मतलब सभी स्टेट एक साथ मिलके बनी हुई है। हम भी वैसे तो फेडरेशन ऑफ स्टेट है, लेकिन हमारे लिए वर्ड किया गया है इस्तेमाल फेडरल ऑफ स्टेट, कि हम लोगों को किसी, ऐसा नहीं है कि हमने बातचीत करके एक दूसरे के साथ आया, नहीं, इंडिया का वो पहले से भाग थे। और यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक वॉशिंगटन में रहते हैं और आपका वॉशिंगटन या सैन फ्रांसिस्को के अंदर आप रहते हैं, और सैन फ्रांसिस्को के भी आप नागरिक हैं और आप यूएसए के भी नागरिक हैं, ठीक है, दो जगह के। अब आपको कुछ फ़ायदे मिलेंगे सैन फ्रांसिस्को के नागरिक होने के, जो स्टेट के ऊपर है, उनका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो अलग से अपने फ़ायदे जो वो चाहते हैं वो आपको दे देंगे। लेकिन इंडिया में सिर्फ एक ही संविधान है, एक ही नागरिकता है, आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जब स्टेट कह रही है हरियाणा की नहीं, हम अपनी स्टेट में कुछ और करेंगे, तो आप क्या कर रहे हो? सिटीजनशिप से प्रॉब्लम कर रहे हो, क्योंकि भारत के नागरिक है, उसमें तो स्टेट का कुछ आना ही नहीं चाहिए। पहला कारण भेदभाव होने का। तो ये सब बातें आर्टिकल में नहीं बताई हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये नहीं समझाऊंगी तो फिर आप आर्टिकल में क्यों ऐसा कहा गया वो भी नहीं समझ पाएंगे। चलिए, थोड़ा सा और टाइम लगा के अब हम बोलते हैं यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये संगति नहीं रखता है, इसीलिए भेदभावपूर्ण है। हमने एक पॉइंट ऊपर देख लिया क्यों है। पार्ट 3 क्या बोलता है? पार्ट 3 होता है आपके संविधान का, फंडामेंटल राइट्स का, यानी आपके जो मौलिक अधिकार हैं जिन्हें आपसे कोई नहीं छीन सकता, जिसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको डायरेक्ट परमिशन देता है कि जाइए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये खुद में फंडामेंटल राइट है। वैसे तो आपको कैसे जाना पड़ेगा? कोई भी केस में यूजुअली आपको सबसे छोटे केस कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है, सबऑर्डिनेट केस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे, तब जाके आप कहीं पे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी कोई भी इंसान, कोई भी स्टेट खासकर, जब आपकी फंडामेंटल राइट्स को तोड़ती है, ब्रीच करती है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, फिर आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है, ये भी आपका खुद में एक फंडामेंटल अधिकार है कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाने से खुद सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता, ठीक है। वो भी नहीं कह सकता कि नहीं, हम आपका नहीं लेंगे। उनको आपकी जो बहुत सारी आपकी वो होती हैं वो लेनी ही पड़ेंगी उनको। चलिए, अब हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का हमारे जो पार्ट 3 होता है वो बटा होता है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, ठीक है। अब 12-13 में ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि 12 में आपका जो होता है आर्टिकल, उसमें आपकी स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। मतलब स्टेट से यहाँ पे मतलब होगा कि यहाँ पे अगर स्टेट कोई शब्द आ जाता है, स्टेट हम बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में या ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर यूज़ करते हैं किसी देश के लिए, और यही बात इसमें बताएगी कि स्टेट से यहाँ पे मतलब होगा इंडिया और उसकी जितनी भी टेरिटरी आपके अंडर में आती है, ठीक है, उन सभी के ऊपर। और 13 में भी यहाँ पे कुछ कानून बताए गए हैं। लेकिन आर्टिकल 14 जो होता है आपका, वो आर्टिकल होता है आपका राइट टू इक्वालिटी या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, कि कानून से भी पहले आपको सभी को बराबर माना जाएगा, जितने भी नागरिक है। अब नागरिक हमने समझ लिया कि इंडिया में नागरिक कैसे होते हैं, यानी इंडिया का चाहे कोई इंसान जम्मू कश्मीर का है या चाहे वो आपका केरला का है, वो किसी भी स्टेट के लिए वो सिर्फ एक नागरिक है, वो सिर्फ भारत का नागरिक है, राइट। तो यहीं पे आप बात आती है। अब यहाँ पे आर्टिकल 14 बोलता है कि आपको इक्वलिटी मिलेगी। आर्टिकल 15 आपका बोलता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की, ठीक है, कि आपके साथ जेंडर के हिसाब से या सेक्स के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं होगा। और आर्टिकल 16
ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। आर्टिकल 16 आपको बोलता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, जितने भी नागरिक हैं उन सभी को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपका काम करने के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट करने के लिए। अब आप लोग खुद ही सोचिए, क्या यहाँ पे हरियाणा की जो गवर्नमेंट है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है? नहीं दे रही है। वो कह रही है कि हम सिर्फ अपने स्टेट के मेंबर्स को, जिन्होंने हरियाणा के अंदर जिनके पास डोमिसाइल है, वो सिर्फ यहाँ पे काम करेंगे 75%। तो क्या ये आपका आर्टिकल 16 को तोड़ नहीं रहा है? यहाँ पे गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहुत बार, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई गवर्नमेंट ऐसा कर रही है कि फंडामेंटल राइट्स के साथ उनका मेल जोल नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। और तब आर्टिकल पे हमें ये भी पता चलता है, हरियाणा के जो आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है दुष्यंत चौटाला, उनका बोलना है कि हम एक काम करेंगे, आप लोग अगर मना कर रहे हो तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट जाए उससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि पहले ऐसे केसेस हुए हैं, रिजर्वेशन के ऊपर केसेस हुआ है, डीपीएसपी आ जाती हैं आपकी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज वगैरह, ठीक है। तो जब ये आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, डीपीएसपी जो आपकी आती है, उनमें और इनमें कई बार क्वेश्चन आए कि क्या फंडामेंटल राइट्स को बदला जा सकता है, सवाल उठता है। अब हमने यहाँ पे एक बात सीखी कि कोई भी कानून आता है, आपका एक्ट एक तरीके से कानून है, राइट। कौन बना रहा है एक्ट को? किसी भी एक्ट को आपका बना रही है स्टेट या फिर गवर्नमेंट, मान लेते हैं ऐसा, लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट, ये सब बना रहे हैं, राइट, पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटर। यहाँ पे किसने बनाया है? स्टेट के हिसाब से लेजिस्लेचर ने बनाया है। असेंबली यहाँ पे होती नहीं है आपकी, तो ये काउंसिल ने बनाया है आपका, ठीक है, असेंबली ने बनाया, काउंसिल नहीं होती है हरियाणा में। तो ये आपकी काउंसिल ने बनाया है, सभी ने पास किया इसको, और पास होने के बाद ये कानून बनाया। अब अगर इसमें कोई दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट कहाँ से देखेगा उसको कि ये ठीक है या गलत है? हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसको आपको एक तरीके से गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है, कि आप क्या हो? रक्षक हो, संविधान के रक्षक हो। ये पावर किसने दी है? ये पावर उसको खुद आपके संविधान ने ही दी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दी है बेसिकली, जिन्होंने संविधान बनाया था, राइट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट के चेयरमैन आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर होते हैं, और BN राव जो हैं वो आपके सलाहकार हैं उनके साथ। तो इन्होंने ये पावर उनको दी है। अब जब संविधान को, अब किसी कानून को अगर सुप्रीम कोर्ट ने बताना है कि ये गलत है या ठीक है, तो वो क्या बोलेगा? वो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के पास देखने के लिए, संविधान में देखेगा कि देखिए संविधान में ये चीज़ नहीं लिखी है, संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से ये गलत है, और वो उसको ख़त्म कर देगा। ऐसा बहुत बार पहले भी हुआ है। गवर्नमेंट क्या करती थी, जैसे सबसे पहले आपका होता है एक चंपकम दोराराजन केस, ठीक है, चंपकम दोराराजन केस आपका होता है, ये होता है आपका 1950 के अंदर। इसमें आपसे पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट से कि आप ये बताइए जरा हमें कि अगर हमें कोई डीपीएसपी लगानी है, बहुत सारी डीपीएसपी सरकार के लिए है कि जैसे मैटरनिटी रिलीफ आपको देना चाहिए, आपको वर्कर्स का काम करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट दिलवाना चाहिए, तो फंडामेंटल राइट ज़्यादा बड़े हैं या डीपीएससी ज़्यादा बड़ी है? तो यहाँ पे इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि फंडामेंटल राइट, जहाँ पे भी कोई इशू आएगा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, तो हमेशा आपका फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा, बड़ा होगा, ठीक है। ये था आपका पहला केस। फिर दूसरा केस आता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो अपने जो भी उनके डिसीजन है उनको बदल सकते हैं, क्योंकि फाइनल इंटरप्रिटेटर कौन है? ये भी तो पावर आपके सुप्रीम कोर्ट को मिली है ना, फाइनल इंटरप्रिटेटर। तो कौन है कि फाइनल इंटरप्रिटेटर जो है आपका, वो है आपका सुप्रीम कोर्ट की। जो बात यहाँ पे लिखी है उसको आखिरी बार कौन बता सकता है? वो आपके जजेस बता सकते हैं कि मैं अपने रीजन से, और कैसे बता सकते हैं? ये सवाल आना चाहिए कि वो क्या पढ़ के बताएंगे। वो खुद का विवेक का इस्तेमाल करेंगे, खुद की सोच का, खुद के रीज़न का इस्तेमाल करेंगे, तब वो बताएंगे कि यहाँ पे इस दिशा में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो क्या बात कहना चाहती थी। फिर ऐसे ही केस होते हैं, और भी केस होते हैं, जैसे कि 24th एंड 25th अमेंडमेंट एक्ट आ जाता है, जो आपका आर्टिकल 31C को ऐड कर देता है। इसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट केस आता है, वो आता है आपका केशवानंदी भारती केस, KBC 1973 में ये आपका केस हुआ था। और यहाँ पे संविधान बताता है कि आप फंडामेंटल राइट को सरकार अमेंड तो कर सकती है, ठीक है, बदल तो सकती है। जैसे कि आर्टिकल 21 है आपका, क्या आपको ये देता है? ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये कहता है कि आपको राइट टू लाइफ है।
यानी कि आपको जीने का अधिकार है, और इस जीने के अधिकार में आपको सोने का अधिकार भी दिया हुआ है कि एडवोकेट्स जितनी नींद मिलनी चाहिए उतनी आपको मिलनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे अधिकार मिले हुए हैं। और आर्टिकल 20 आपका बोलता है कि आपको स्टेट बिना किसी वजह से गिरफ्तार नहीं कर सकती। एक तरीके से ये भी आपके पास अधिकार है, ठीक है। लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं, हम आर्टिकल 20 को नहीं मानते हैं और अमेंड करके ख़त्म कर देते हैं, हम तो जिसको चाहे उसको अरेस्ट करेंगे। तो क्या ऐसा कर सकता है पार्लियामेंट? कोशिश कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जब केशवानंदी भारती केस आया था उससे पहले ये करना चाहते तो कर लेते, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि आप बदल सकते हो संविधान को, लेकिन एक तो आपको पूरा का पूरा संविधान नहीं बदलना है, अमेंड नहीं करना, अमेंडमेंट नहीं करना। दूसरा, आपको बेसिक स्ट्रक्चर को भी अमेंड नहीं करना, यानी जो चीज़ बिल्कुल बेसिक है, जो जान है, जो आपकी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी जो यहीं से आपकी आ जाती है फिर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब हम देखिए, आपकी अब ये थोड़ा सा फिलोसफिकल बातें कर रहा है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछना है तो हम आपको एकदम से नहीं बताएंगे, हम समय समय, टाइम टू टाइम, और आपको केसेस टू केसेस बताएंगे कि क्या डॉक्ट्रिन ऑफ आपकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या क्या है। तो इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि प्रीएम्बल के आपके कुछ सोशलिस्ट आइडिया, ये सब आपका बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है। फिर फंडामेंटल राइट्स आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। तो बहुत सारी और सारी बातें हमें केस टू केस पता चलती रहेंगी, उनको फिर हम कभी पॉलिटी में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमें बस इतना जानना था कि कैसे, किस बुनियाद पे हाई कोर्ट इस चीज़ को मना कर रहा है, और इन्हीं सभी बुनियादों पे सुप्रीम कोर्ट भी इसको मना कर देगा अगर वो लोग चाहेंगे भी। तो ऐसा पहले भी हमें देखने को मिला, आगे भी देखने को मिलेगा फॉर श्योर। चलिए नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एक्सप्लेन्ड पेज की तरफ। यहाँ पे बोल रहे हैं कि COP 28 इन दुबई, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम क्लाइमेट मीटिंग। क्या बात की जा रही है कि COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्लियामेंट ये होता है, ठीक है। COP का क्या मतलब होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे जितने भी नेशंस होते हैं बेसिकली, वो जो यहाँ पे मेंबर है वो आएंगे, उनकी पार्लियामेंट के मेंबर यहाँ पे आएंगे, और इसलिए COP बन जाएगा 28, क्योंकि ये 28वीं बार हो रहा है। कहाँ होने वाला? अब नवंबर 30 से लेके दिसंबर आपका 12 तारीख तक दुबई के अंदर होगा, ठीक है, दुबई के अंदर ही आपका होगा। अब इसमें मुद्दा क्या है? COP हमेशा जो होता है वो क्लाइमेट चेंज पे ही होता है, क्लाइमेट चेंज, कमिटमेंट ऑफ नेशन टू क्लाइमेट चेंज। और ये क्या बात कर रहे हैं? ये कहते हैं कि जो अभी इम्पैक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। आप अगर देखेंगे तो 2016 के अंदर विश्व का सबसे गर्म जो ईयर था उसको नोट किया गया था, ठीक है। गर्म से यहाँ पे क्या मतलब होगा? आपका सबसे वार्मेस्ट ईयर, सबसे गर्म साल आपका था, तो वो 2016 को स्टेटस मिला हुआ है। लेकिन इस साल जब आप देखेंगे तो हर महीना एक नया रिकॉर्ड आपका मतलब कहीं ना कहीं सेट कर रहा है। और इसी के साथ ये भी माना जा रहा है कि अब जो 2023 होने वाला है वो इस साल के रिकॉर्ड को तोड़ देगा, और 2023 सबसे गर्म साल की वो अपना जो अहम है, अपना जो नाम है वो दर्ज करवा लेगा, सबसे गर्म साल बन जाएगा, एक नया रिकॉर्ड बना देगा। और ये हमारे प्लेनेट के लिए, हमारी अर्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है कहीं ना कहीं पे, क्योंकि हम इंसान इससे अभी इतने सक्षम नहीं हुए हैं कि क्लाइमेट चेंज को हम लोग झेल जाएं, संभल जाएं। पहले हमारा टारगेट था COP 26 जो हुआ था उसके अंदर, पेरिस के अंदर हुआ था कि हम लोग क्या करेंगे, अपना 1.5 डिग्री सेल्सियस से जो टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल एरिया था ना, मान लीजिए आज का नॉर्मल आपका रेंज जो होती है वो आपका 34 डिग्री है, ठीक है, या फिर आजकल थोड़ी ठंड है तो हम मान लेते हैं कि 26 डिग्री अभी आपका नॉर्मल एवरेज है। लेकिन जो आपका पहले चलता था वो इसी समय पे आपका 24 डिग्री होता होगा। अब ये कह रहे हैं कि हमने सोचा था कि हम सिर्फ इतना चलेंगे 25.5 डिग्री पे, इतना ही बढ़ने देंगे, और इसी पे हमें इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो रहा है, बहुत सारा कार्बन इमिशन करके ऊपर जा रहा है। वो क्या कर रहा है कि आपका बहुत सारा जब कार्बन ऊपर जाता है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, यहाँ पे हमारी अर्थ है नीचे, तो वो जब सन से आपकी रेज आती हैं, ये आपका क्या है, ऊपर सन है, ये आपका सन रेज छोड़ रहा है नीचे,
ये इनको आने तो देता है, पेनिट्रेट को करने देता है, लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट वेव्स है, शॉर्ट वेव आपका ग्रीन हाउस अंदर आने देता है, लेकिन जब ये लॉन्ग वेव्स बन के बाहर जाती है तो इनको ये रोक लेता है, बाहर नहीं जाने देता। मतलब बेसिकली बस ये समझ जाइए कि शॉर्ट वेव्स को आपको अंदर आने देगा, उनमें पावर ज़्यादा है, वो आ सकती हैं, लेकिन लॉन्ग वेव्स को ये रोक लेता है, बाहर नहीं जाने देता। अब ये इनको लॉन्ग वेव्स को यहीं पर रखेगा, गर्म होता रहेगा, यहाँ से फिर अर्थ भी आपकी गर्म होती रहेगी। तो इसी वजह से आपका क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे गर्मी टेम्परेचर बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर ये गैसेस यहाँ से हट जाएंगी तो हमें पता है कि कुछ जो मात्रा में यहाँ से सन से रेज आती है नीचे की तरफ, वो शॉर्ट वेव्स में आती हैं, कुछ को यहाँ पे वापस इधर जो आपके ये होते हैं क्लाउड्स वगैरह, वो वापस भेज देते हैं। कुछ 50% जो आती है उसको कुछ अर्थ वापस इस्तेमाल कर लेती है और फिर लॉन्ग वेव्स के थ्रू वापस भेज देती है। मतलब बेसिकली अपना ये बैलेंस ये बना के रखती है कि जितना मैं ले रही हूँ उतने को ही मैं वापस कर दूंगी। ऐसा अर्थ का सिस्टम खुद ब खुद काम करता है। लेकिन क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से, यानी मेन मेड जो कारण है, यानी इंसान ने जो कारण बनाए हैं, कृत्रिम जिसको आप बोल सकते हैं, वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो यहाँ पे इसके बैलेंस को बरकरार नहीं रहने दे रहे हैं, और जो अब इंसानों पे भी उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा बहुत सारा फ्लडिंग। क्यों होगा? क्योंकि गर्मी बढ़ेगी, जो भी आपके अल्पाइन रीजन पे आइस है, जो भी आपकी समुद्रों में आपकी जो जैसे कि अंटार्कटिका में है ग्लेशियर्स है, वो सब पिघलेंगे तो वो आपका क्या करेंगे, इतने ज़्यादा आइस है वो पिघलेगी तो आपका क्या बनाएगी, सी के लेवल को राइज कर देगी, ठीक है, बढ़ा देगी। सी का लेवल अगर राइज होगा तो जो ज़मीन है हमारी, जो हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, उसके ऊपर पानी आएगा तो फ्लडिंग का ये रूप लेगा, ठीक है। और ऐसे ही और भी ज़्यादा डिवास्टेटिंग आप लोगों को इफेक्ट देखने मिलेंगे। गर्मी इतनी होगी कि जितना इंसान सहन नहीं कर सकता है। तो ये सब कुछ पहले ही हमारा बताया जा चुका है। और अभी हम देखते हैं कि अभी और नेशंस को क्या करने की ज़रूरत है। अभी ये कहते हैं कि शायद इसी साल 2023 में जो 1.5 डिग्री वाला हमारा टारगेट था कि हमें इतने तक रखना है और इससे कम लाना है, वो इसी साल हम पार कर जाएंगे, ठीक है। और ये कहते हैं कि अभी जो 28 है हमारे पास सबसे बड़ा एक ही सॉल्यूशन है, वो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी का, यानी कि ऐसी एनर्जी जिसको आप दोबारा से बना सके, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसका इस्तेमाल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन जैसे कि इंडिया की अगर कैपेसिटी देखे जाए तो अभी हम सिर्फ 28% रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। उसमें आपकी सोलर भी आ गई है, उसमें आपकी विंड भी आ गई है, उसमें आपकी टाइड भी आ गई है, उसमें आपकी वाटर से रिलेटेड भी आ गया। तो यही जो हमारी आपकी देखेंगे 28% हो रही हैं, लेकिन अभी आने तक इसको ट्रिपल करना होगा 2030 तक, तब जाके कुछ आपको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दिखेगा। क्योंकि आप अगर रिन्यूएबल एनर्जी बनाते हैं तो उससे कार्बन जो है वो नहीं निकलती है, बस फ़र्क यही है, कार्बन का इमिशन कम होगा। वैसे तो कार्बन जितनी जा चुकी है वो अभी 5-6 हज़ार साल तक ऊपर रहने वाली है, उसका जीवन है इतना, उसके लिए भी कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन हम इसको 1.5 डिग्री तक रोक तो सकते हैं ना, बढ़ने से तो रोक सकते हैं ना, बढ़ेगी तो वो और ज़्यादा इंसुलेशन जो है उसको बाहर जाने से रोकेगी, तो उसको उतना रोक सकते हैं, जितने पे है उतने पे हम रुक सकते हैं अगर चाहे तो। अगर ट्रिपल करेंगे तो अब कितना करना पड़ेगा, अब इंडिया को 70% आपका रिन्यूएबल एनर्जी पे आना पड़ेगा। क्या ये सिर्फ इंडिया के लिए है? नहीं, ये सिर्फ इंडिया के लिए तो हमें बताया है कि हमें अपनी तरफ से कितना काम करना चाहिए, ग्लोबली सभी को ऐसा करना पड़ेगा। पूरे ग्लोब के अंदर आपको 70 से 80 डिग्री तक 80% तक रेन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होना पड़ेगा। इसके लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो भी कह रही है कि लगभग 7 बिलियन आम कार्बन को इससे कम कर सकते हैं अगर वर्ल्ड वाइड ऐसा हो जाता है तो 2030 तक। मतलब 1 बिलियन जो कार्बन हमारी जो निकलती है उसको हम कम कर सकते हैं, 1 बिलियन टन, ठीक है, 1 बिलियन टन्स। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट हम इसको कम कर सकते हैं। और मनी कुछ की जा रही है कि बहुत सारे जो देश है, कंट्रीज हैं, वो पैसे नहीं दे रहे हैं। पहले जो कॉप थी उसमें ये बात बोला गया था क्योंकि आप लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम सबसे ज़्यादा क्लाइमेट को इफ़ेक्ट किया है, ख़राब किया, और अब आप लोग
मतलब कि बेसिकली डेवलप हो चुके हैं। अब आप लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं क्लाइमेट चेंज बंद करिए, तो दूसरे नेशन जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं आप उनको तो बिल्कुल रोक रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। दूसरी बात, आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है जैसे इजिप्ट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ पे सबसे ज़्यादा क्लाइमेट का असर हो रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लडिंग देखी जाएगी, यहाँ पे नेचुरल टोपोग्राफी की वजह से ऐसा होगा और इनका सबसे ज़्यादा नुकसान है, तो वो आप ही उसके ज़िम्मेदार है। इसी वजह से आप क्या करिए, जो डेवलप नेशन है वो कुछ मनी, आप जो मनी है उसको इन कंट्रीज़ को दीजिए, सो दैट ये अपनी जो डिमांड है उसको चेंज कर सकें और अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ अपने आप को बना सके, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे और भी बहुत चीज़ें हैं ना सोचने के लिए इंसान के पास। तो इसीलिए, लेकिन अब वहाँ पे जहाँ पे हर अभी तक $213 बिलियन रुपए मिलने चाहिए थे, डॉलर मिलने चाहिए थे इन अनडेवलपिंग जो नेशंस है अभी चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको एवरेज पिछले 2 साल से सिर्फ $21 बिलियन ही मिल पाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कम से कम 200 बिलियन का यहाँ पे अच्छा खासा फर्क दिखाई दे रहा है, लेकिन डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा है। जो डिमांड को पूरा करने की उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम करेंगे, लेकिन वो डिमांड अब पूरी नहीं की जा रही है। इवन आपका मनी फॉर लॉस एंड फंड, यहाँ पे मनी फॉर लॉस एंड फंड, ठीक है, लॉस एंड फंड के लिए भी आपका एक फंड बनाया गया था और उसके अंदर डैमेज फंड का, उसके अंदर भी आज तक किसी ने कोई पैसा नहीं डाला। ये फंड उन लोगों के लिए था जिनको क्लाइमेट की वजह से नुकसान हुए हैं। यहाँ पे एग्जांपल इजिप्ट का फिर से आ जाता है कि इजिप्ट में क्लाइमेट की वजह से प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अब तक इसमें किसी ने भी कोई भी पैसा नहीं डाला। 1 साल हो चुका है इसे बने हुए, लेकिन अभी तक किसी ने कोई रुपये यहाँ पे या जो भी आपकी मनी है वो नहीं डाली है, तो ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो बात करता है द न्यू फ्लेयर अप इन म्यांमार। क्या हो रहा है म्यांमार के अंदर, यहाँ पे आप देखेंगे ये भूटान का एरिया, यहाँ पे हमारे मणिपुर एरिया, यहाँ पे नागालैंड है, म्यांमार का बॉर्डर है इस तरीके से कुछ। रुकिए मैं आपको दोबारा से बॉर्डर बना के दिखाती हूँ। म्यांमार का बॉर्डर यहाँ से देखिए, ठीक है, ये आपका है म्यांमार का बॉर्डर जो कि इंडिया के बॉर्डर से लग रहा है। राइट, हम देख पा रहे हैं कि कैसे ये बॉर्डर इंडिया के बॉर्डर से यहाँ पे लग रहा है। इधर हमारा इंडिया है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, तो ये सब यहाँ पे लग रहा है। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हो रहा है कि इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है, हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, ठीक है, जयशंकर। तो ये जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर है, इन्होंने थोड़ा सा कंसर्न दिखाया है, थोड़ी चिंता दिखाई है कि कैसे जो अब म्यांमार की स्थिति है, म्यांमार में हो रहा है, रिबेलेंस हो रहे हैं, वो इंडिया के लिए चिंता के विषय कैसे है। क्योंकि देखिए मैं बताऊंगी म्यांमार में फ़िलहाल क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इंडिया ने ऐसा क्यों कहा। इंडिया ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि म्यांमार में हो रही हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स और उसी की वजह से रिफ्यूजी जो लोग हैं, बॉर्डर के पास के जो शहर हैं, ये राखा द्वार आप शहर यहाँ पे देख पाएंगे, या आप कामपत यहाँ पे देखेंगे, चीन स्टेट बिल्कुल बॉर्डर के पास के हैं, यहाँ से लोग एंटर कर रहे हैं इंडिया में और अभी तक ऑलमोस्ट 5000 रिफ्यूजीज जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, कहाँ आ चुके हैं, इंडिया के अंदर घुस चुके हैं। अब हम चलते हैं म्यांमार में क्या प्रॉब्लम है। 2020 से ही हम जानते हैं कि कैसे म्यांमार के अंदर आपका जनता लीडरशिप चल रही है। क्या है जनता, जनता मतलब बेसिकली जनता आपका म्यांमार में मिलिट्री को बोला जाता है। ओके सॉरी, तो यहाँ पे जो मिलिट्री है म्यांमार में वो यहाँ पे आपका शासन कर रही है। इन्होंने म्यांमार की जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको हाउस अरेस्ट कर लिया था, बिल्कुल पॉलिटिकली उनको उखाड़ दिया था वहाँ से, और अब ये लोग 3 साल से यहाँ पे हैं। अब कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस उठ के आई हैं जो कि 3 ऑर्गेनाइजेशंस है बेसिकली, जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, आपकी तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। ये नाम आपको आर्मी दिख रहा होगा इनके पीछे, लेकिन ये असली में आर्मी नहीं है, इन्होंने जस्ट अपना नाम लिख लिया है। ठीक है, जैसे हमारी आज़ाद हिंद की जैसे आर्मी बनाई गई थी, तो क्या वो रियल में आपकी ब्रिटिश आर्मी थी, कंट्री की आर्मी थी? नहीं, वो रिबेलियन था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। हम एज ए नेशनलिस्ट हम ये बात मान सकते हैं कि बिल्कुल वो लोग ठीक थे, बिल्कुल सही थे, लेकिन सही थे, ये लोग भी हो सकता है सही हो जब ये अपनी खुद की मिलिट्री के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पीछे आर्मी लगा दिया। तो इन सब लोगों ने अब ये कसम खाई है कहीं ना कि हम जो ये मिलिट्री का रूल है इसको ख़त्म करेंगे, उखाड़ देंगे। और इसी वजह से इनके जो कई सारे शहर हैं जो
बॉर्डर के नज़दीक के शहर है, इधर 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 आप देखेंगे चाइना के पास का जो शहर है शान स्टेट, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये लोग जितने भी मिलिट्री के पोस्ट थे उनको तोड़ रहे हैं और प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा उनको भगा रहे हैं, मार रहे हैं, वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं बेसिकली। और ऐसा करते करते मोर देन बहुत सारे, इन्होंने इस ऑपरेशन का नाम भी रखा है, पता है ऑपरेशन ये है आपका 10-27। और क्यों रखा गया है 10-27, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है बेसिकली क्या है ऑपरेशन 10-27, ना भी आए और आ भी सकता है। तो ये आपका होता है जिस डेट को ये शुरू हुआ था, यानी कि 27 अक्टूबर को इन्होंने ये शुरू किया था और उसी के नाम से इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अब ये 10 से ज़्यादा शहरों को अपना कब्जा जमा चुके हैं, लेकिन अभी भी जो सेंटर का ये म्यांमार का पूरा एरिया, यहाँ पे अभी भी पूरा मिलिट्री का रूल है। इनका मानना है, इनका बोलना है कि पूरी जो म्यांमार या फिर बर्मा जो इसका पुराना नाम है, वो कह रहे हैं कि हमारी पूरी पॉपुलेशन चाहती ही नहीं है, ये लोग इतने ऑपरेसिव हैं, इतना ये लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारा शोषण करते हैं कि कोई भी पूरे म्यांमार की जो पॉपुलेशन है, बिल्कुल जो नॉर्मल सिविलियन है आपके, वो लोग इस रूल से परेशान हो चुके हैं। और हम लोग हमारे जो नॉर्मल डेमोक्रेसी है उसको वापस चाहते हैं। यानी यहाँ पे डेमोक्रेसी तो नहीं है, डेमोक्रेसी यहाँ पे होती थी। म्यांमार की जो आपकी पीएम थी सिन्योन, वो हमारे खुद के दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज से पढ़ के गई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद वो वहाँ पर जाती है 2000 के आसपास, वहाँ पे जाके वो वहाँ पे डेमोक्रेटिक एक अपनी पार्टी बनाती है, ठीक है। डेमोक्रेटिक वापस गई वो, उन्होंने अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, उस पार्टी के अंतर्गत रह के उन्होंने वो प्रधानमंत्री बनी वहाँ पे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने वहाँ पे शासन किया। लेकिन 2020 में इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये आर्टिकल में नहीं बताया, जस्ट क्योंकि पहले से पता है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। और हाउस अरेस्ट के बाद से वो लगातार अभी भी हाउस अरेस्ट में चल रही हैं। पिछले 3 से 4 साल में उनको भी कर लिया गया, अचानक ही कर लिया। ऐसा भी नहीं है कि उनको बता के किया गया, नहीं, ऐसे अचानक ही मिलिट्री ने उनके ऊपर आके किया, क्योंकि वो उनको लग रहा था कि वो ज़्यादातर डेमोक्रेसी की तरफ चल रही है, वो हम लोगों को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं है, ऐसा उनका मानना था। और उनके जो और लीडर्स थे उन सभी को हाउस अरेस्ट करके रख दिया गया था, और कुछ को तो वहाँ पे मिलिट्री की तरफ से आपकी सज़ा भी सुनाई गई। सज़ा से क्या मतलब है कि डेथ पेनल्टीज़ भी मिली कुछ लीडर्स को, ठीक है। और अभी यही सब यहाँ पे चल रहा है। तो एनालाइज के लिए अब इंडिया के लिए सिचुएशन क्यों ख़राब है, क्योंकि पूरा मुद्दा आप लोगों को आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये पूरा मुद्दा जानने के बाद हम ये देख सकते हैं कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स इसीलिए, कंसर्न इसीलिए है क्योंकि इंडिया में आ रहे हैं आपके रिफ्यूजीज़, ठीक है। रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम इंडिया को पहले ही रही है, पहले भी बहुत सारे रिफ्यूजीज़ आ जाते हैं इधर की तरफ। तो अब इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम का विषय है। जैसे इजिप्ट से मैंने आप लोगों को समझाया था ना कि कोई भी कंट्री किसी भी रिफ्यूजी को क्यों चाहेगी पेनिट्रेट करवाना, उनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उनकी वजह से आपको दूसरी तरफ देखना पड़ेगा। हाँ, एक मानव होने के अधिकार से आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या हमारे स्टेट के खुद के जो है वो ठीक जा रहे हैं हक या नहीं जा रहे हैं, वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो बस इंडिया के लिए यही एक कंसर्न की बात है यहाँ पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि बात करता है इंडिया और यूके के FTA के बारे में। इंडिया और यूके का क्या हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बहुत दिनों से हम इसके ऊपर लगातार बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कैसे ये 2021 में शुरू हुआ था और अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि आपकी इस पर अग्रीमेंट ही नहीं बन पा रहा है। जो टर्म्स एंड कंडीशन है उन पे आपका अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से ये FTO अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन अब क्या है, अब ऐसा हुआ है कि जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी, वो गए थे अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, और उन्होंने वहाँ पे जाके जो ऋषि सुनाक PM ऋषि सुनाक ऑफ आपके यहाँ के ब्रिटेन के, ठीक है, उनके साथ उन्होंने बातें की, उनके साथ उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन पे बातें की, और अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये हो जाएगा, शायद ये पास हो जाएगा। इसके लिए फ़ायदों की बातें की जाए तो इसमें इंडिया का जो बहुत सारा सेक्टर है, देखिए हमारा जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है ना, उसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। सेकंड हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अभी EU, यूरोपियन यूनियन जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये यूरोपियन यूनियन में मैं बता दूँ आपको 27 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं, ठीक है। ये आपका है 27 कंट्रीज है, यूरोप की बेसिकली 27 कंट्रीज़ हैं, वो इसकी मेंबर्स है। और यहाँ पे ये कंट्रीज़ के साथ ये सेकंड टाइम पे इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। इनके ऊपर बहुत सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ड्यूटी लगती हैं, जैसे इंडिया की ज्वेल्स जो हैं, या फिर इंडिया की तरफ से जो टेक्सटाइल है,
ये सब इंडिया बाहर भेजता है और यहाँ पे लगती है बहुत सारा ड्यूटी, और वो ड्यूटी लगने की वजह से ये हो जाते हैं महंगे, और ये महंगे हो जाते हैं तो कोई भी क्यों खरीदना चाहेगा महंगी चीज़ों को ज़्यादा को, राइट। अगर आपका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाता है तो अब इम्पोर्टेंट ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल जो भी एक्सपोर्ट सब कुछ लग रहा है ना इंडिया लगाएगा ना वो लोग लगाएंगे, तो हम जो बाहर भेजेंगे सामान अब वो उतना ही चीप होगा जितना चीप हम उसको भेज सकते हैं, और लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो ज़्यादा इंडिया को इससे बेनिफिट मिलेगा। और यही कारण है, अगर ऐसा हो जाता है तो इंडिया बांग्लादेश का जो आपका टेक्सटाइल का जितना भी प्रोडक्शन है उसके साथ कंपटीशन कर सकता है। बांग्लादेश बहुत फेमस है कपड़े के लिए, ठीक है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस टाइप ऑफ हो चुकी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका नाम है। और इंडिया भी कहीं ना कहीं कम नहीं है, लेबर इंटेंसिव जो भी काम है इंडिया के पास बहुत लेबर है और चीप लेबर है, ठीक है, सस्ती हमें यहाँ पे मिल जाती हैं, तो इंडिया बिल्कुल अपना वो वहाँ पे भेज सकता है, कंपटीशन में आ सकता है। तो चाइना के साथ इंडिया कंपटीशन करेगा क्योंकि चाइना की इंडस्ट्रीज भी चीप लेबर प्रोवाइड करती थी, और चाइना 30 सालों में ही इतना ज़्यादा पावरफुल हुआ है सिर्फ अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाकर, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया भी यहाँ पे एक काम कर सकता है, तो कोई भी टैरिफ के बैरियर नहीं होंगे। ऊपर से जो आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूके को भी शायद थोड़ा फ़ायदा जो है ज़्यादा मिले। अब यूके से मतलब यूनाइटेड किंगडम का है, उनको कैसे फ़ायदा मिलेगा, उनको ये मिलेगा कि उनके लिए एक बहुत ही लार्ज मार्केट है आपकी इंडिया के अंदर, राइट। क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो बहुत ज़्यादा लोग खरीदने के लिए, बहुत लोग हैं खरीदने के लिए, तो आप कोई अच्छा सामान लेके आइए इंडिया में लोग खरीदेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ी मार्केट मिल जाती है यूके को, और यहीं पे ये आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म होता है। दोनों का तीनों का फ़ायदा हम देख चुके हैं। वर्ल्ड पेज पे चलते हैं। एड सप्लाईज टू गाज़ा होल्टेड अगेन, यानी एड सप्लाईज जो दी जा रही थी गाज़ा में उसको फिर से रोक दिया गया है। किसके द्वारा, आपके इजराइल के द्वारा। इजराइल ने यहाँ पे बताया कि देखिए हम लोग कह रहे थे ना कि अल साइफा जो आपका हॉस्पिटल है उसके नीचे टनल्स है, वहाँ पे आपका हमास काम कर रहा है। इसी हॉस्पिटल में टनल्स मिली हैं, एक टनल, और उसी हॉस्पिटल की टनल्स की वीडियो बनाकर इजराइल की आर्मी द्वारा बाहर दिखाई गई है कि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हमास को ही अपने लोगों की चिंता नहीं है, हम तो चाहते ही नहीं है कि सिविलियन के साथ कुछ गलत हो, लेकिन क्योंकि हमास उन्हीं को आगे ला के पीछे से काम कर रहा है, इसी वजह से उनको हॉस्पिटल के अंदर घुस कर ऐसा करना पड़ा। ऐसा यहाँ के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू का बोलना है, ठीक है। बेंजामिन नेतान्याहू इनका पूरा नाम है, और ये इस तरीके से स्टेटमेंट अब देते हैं मंडे को। एड के ऊपर इन्होंने एड जो मदद उन तक जा रही थी उसको बंद करवा दिया कि नहीं अब फिर से मदद नहीं पहुंचेगी। यूएन की तरफ से जा रही थी, इंडिया की तरफ से जा रही थी, अब यहाँ पे ये कहते हैं कि एड नहीं पहुंचेगी, लेकिन अब पहली बार आप फ्यूल को अंदर पहुंचा सकते हो, ठीक है, ईंधन को आप अंदर भेज सकते हो, और वो भी 2 ट्रक रोज के हिसाब से, जब तक हम परमिशन देते हैं तब तक। तो ये हमें अभी तक यहाँ का युद्ध से पता चलता है। नेक्स्ट हम चलते हैं इकोनॉमी पेज पे, जहाँ पे भी बस एक ही आर्टिकल है जो हमारे काम का है, वो आपका आ जाता है बैंकिंग में। और बैंकिंग में आने के बाद फिर से हमने कल भी इसको देख लिया था वैसे, कि कैसे आपका जो आरबीआई है वो टाइट कर रहा है अनसिक्योर्ड लोन्स को। क्यों कर रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि बैंक्स को तकरीबन 84,000 करोड़ रुपए अभी इकट्ठा करने पड़ेंगे, नॉन बैंकिंग बैंक्स के वगैरह, अगर वो जितने उन्होंने लोन्स दिए हैं उनका स्टेटरी लिखना चाहते हैं। तो बेसिकली क्या है, अनसिक्योर्ड लोन आपके होते हैं कि जिनका सिविल स्कोर थोड़ा लो था, आपने उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे भी लोन दे दिया, मतलब वो इतना भरोसे के लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने रिस्क ले लिया, कुछ पर्सनल लोन ले लिया आपने, कुछ उसके बदले में कोलेट्रल नहीं रखा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी हुई है जो आपको बेसिकली मतलब आप लोन उसको वापस से ले सके, तो वो अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में आ जाता है कि ये लोन आपके सिक्योर्ड नहीं हो, और एनपीए हो सकते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपके निकल सकते हैं। इसीलिए बैंक्स के ऊपर पहले से ही कुछ रेगुलेशंस यहाँ पे आरबीआई ने लगाई हुई है। उस रेगुलेशन में आपके क्वांटिटेटिव भी आती हैं और क्वालिटेटिव भी आती हैं। क्वांटिटेटिव में आप देखेंगे कि आपके पास आ जाता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड आपके पास होता है रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट आरआर होता है, थर्ड आपके पास होता है रिवर्स रेपो रेट। तो ये सब क्या है, ये सब है कि आपको
14% 15% आपको SLR रखना पड़ेगा, यानी कि आप RBI के पास ये पैसा रखेंगे इन द वे, ये आपको रिवर्स रेशियो रखना पड़ेगा 4%, कितना आप यहाँ पे आके RBI जो बोलेगा रेट वो आपको देगा, इतने में ही आप यहाँ पे लोन दे सकते हैं। और ये क्या है कि आप डॉक्यूमेंट्स के थ्रू रखिए, ज्वेलरी के थ्रू रखिए, इसमें बस यही है कि ताकि कोई भी बैंक अगर मान लीजिए उसने जितने लोन्स दिए हैं वो सब के सब आपके NPO हो जाते हैं, तो बैंक करप्सी में ना जाए, वो खुद को संभाल सके, ख़त्म ना हो जाए एकदम से। तो ये कुछ RBI के इसी वजह से कुछ मेजर्स होते हैं। दूसरे आपके क्या होते हैं, दूसरे आपके वो क्वालिटेटिव होते हैं, जो कि उसमें मार्केट आ जाती है, ओपन मार्केट ट्विस्ट आ जाते हैं, ऑपरेशंस आ जाते हैं, जिनके थ्रू RBI इकोनॉमी के ऊपर और बैंकिंग को स्टेबल रखने के ऊपर, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट आपका मैंने ऊपर समझाया कि गार्डियन है आपके संविधान का, उसी तरीके से आपका RBI गार्डियन है इंडिया के जितनी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स है उनका। ठीक है, तो गार्डियन है ये, इसको इनको बचा के रखना है, सेफ रखना है, इनको ख़त्म नहीं होने देना है। और इसी वजह से RBI जो है समय टू समय आपका फैसले टाइम टू टाइम लेता रहता है। अब यहाँ पे मुद्दा जो असली आता है RBI के सामने वो है NBFCs का। अब NBFCs क्या है, आपकी NBFCs होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी वो फाइनेंस तो करती है, इंश्योरेंस देती है, पैसा देती है, लोन देती है, लेकिन वो बैंक नहीं है। कोई एग्जाम्पल दे पाएगा मुझे? तो बजाज फाइनेंस ले लीजिए, ठीक है, आपका बजाज फाइनेंस। इसके बाद जो एक गोल्ड लेता है, आपका गोल्ड लोन्स वगैरह देते हैं, वो लेके चलिए आप गोल्ड लोन्स वाली। तो ऐसे बहुत सारी NBFCs हैं। पेटीएम वगैरह 60,000 तक का दे रहा है, तो वो भी NBFC है। तो जो भी बैंकिंग की तरह काम कर रहा है, ये जितने जो ऐप है UPI वगैरह है, ये सब आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंस आपके है, ठीक है, NBFCs है, कंपनीज हैं ये। और इन्होंने बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन को निकाल दिया है बिना सोचे समझे, और इसी वजह से अब RBI ने इनके ऊपर रेट जो है कि आपका इंटरेस्ट रेट वो और ज़्यादा बढ़ा दिया है। 25 पॉइंट से इन्होंने बढ़ा दिया, 125 पॉइंट तक ये कर दिया गया। यानी इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, सीधा सीधा जितने पे ये लोन दे रहे थे वो लोन के रेट आपके बढ़ जाएंगे। मान लीजिए ये दे रहे थे आपको 10% पे, अब RBI ने 25% बढ़ाया, अब इनका हो जाएगा आपका 15%, ठीक है। अब आप 15% करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इतना % आपका जो ब्याज है वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो धीरे धीरे जो लोग 10% पे ले सकते थे वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, और धीरे धीरे लोग लोन लेना भी कम करेंगे। कम मतलब कि जिनको लेना है वो तो लेंगे ही, लेकिन जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते वो नहीं लेंगे। और यही RBI का रेपो रेट के साथ भी होता है कि वो बैंक्स के लोन को बढ़ा देता है जब महंगाई बढ़ रही होती है, ताकि इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा मंदी लेके आ सके, लोगों को थोड़ा पैसा की जो पावर है एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने की उसको रोक सके। तो ये होता है आपका पूरा का पूरा यहाँ पे मुद्दा था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और थैंक यू सो मच जो भी अभी तक यहाँ पे जुड़ा हुआ है। एंड ऐसे ही पढ़ते रहिए, रोज़ रोज़ लगे रहिए, तो रिज़ल्ट भी एक दिन बहुत अच्छा देखने को ज़रूर मिलेगा। एंड वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।